नमस्कार। मैं नीतीश कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं नवप्रवाह की ये सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। और आज की जो हमारी बात होगी वह मुद्दा जुड़ा है बिहार से। बिहार ऐसे एक अलौकिक प्रदेश है जहाँ मुद्दों की सरगर्मी हर हमेशा तेज रहती है, कभी धीमी, कभी अनेक मुद्दे अपने अपने स्थानांतरित किए हुए रहते हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं हमारे मेहमान श्री विमलेंदु कुमार सिंह जी, जो कि जदयू प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है संस्कृति विभाग के। हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमान का। श्री विमलेंदु जी, स्वागत है आपका हमारे नवप्रवाह के नमस्कार जी सर। बिहार तो ऐसे हमेशा चर्चा में ही रहा है। कभी राजनीतिक मुद्दे उन्हें ज्वलंत करती है, तो कभी कुछ मुद्दे, कभी शिक्षा, कभी रोजगार और कई व्यवसायिक मुद्दे भी रहते हैं। तो ऐसे मुद्दे तो अनेक है, लेकिन आज हम ज्वलंत मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो कि है वह मधुबनी में जो घटा है, एक युवा पत्रकार की हत्या से जुड़ा हुआ है और आरटीए कार्यकर्ता भी रहे। और उसमें एक यह भी बात कही गई थी कि 36 घंटे तक जहां उनकी डेड बॉडी मिली वहां पर कोई फोरेंसिक टीम तक नहीं पहुंची। तो और एक जिला परिषद सदस्य है उनकी, पूर्णिया की, जिनकी पति की हत्या कर दी जाती है। और उसमें एक आपके जो सरकार है अभी, जेडीयू की सरकार, उसकी मंत्री का भी एक नाम आता है। तो इन सब चीजों पे विमलेंदु जी, आप क्या अपनी राय कैसे रखना चाहते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है संवाद करना। आपने जो प्रश्न उठाया, देखिए उसमें सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दुर्घटनाएं या ये चीजें जो घटती हैं, किसी की हत्या, कोई डकैती, कोई लूट, तो सबसे पहले चिंतनीय और ये निंदनीय बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज में। किसकी सरकार में हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मुद्दा चिंतनीय नहीं है। चिंतनीय ये है कि ये हो रहा है, ये हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इसमें इस घटना की भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। और नाम आने का जहां तक सवाल है, तो आप जानते हैं हमारे देश में अफवाहें कितना उड़ती हैं और कितनी ज्यादा बातें होती हैं। कभी किसी को कहते सुना कि अब संजय गांधी प्लेन क्रैश में मरे, तो किसी ने कह दिया इंदिरा गांधी ने मरवा दिया। तो नाम लेने में तो मुक्ति है सबके पास, बोलने में पैसे तो लगते नहीं, जिससे जो मन करता है वो बोल ही जाता है। तो अफवाहों को तथ्य नहीं माना जा सकता। नाम अब जुडिशियरी अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। वो जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी, जब कोई फैसला देगी, तो चाहे किसी नेता से संबंधित हो या कोई हो, उनको सजा मिलेगी भारत के कानून के हिसाब से। और जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक अफवाहें उड़ाना, किसी का नाम लेना निरर्थक है। तो क्या वास्तव में बिहार में जंगल राज लौट रहा है, या वो 90 का दशक का जो गुंडा राज था वो वापसी कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में? जी, इस सवाल का जवाब मेरे साथ और वो सभी लोग दे सकते हैं जो बिहार में उस वक्त भी रहे थे और आज भी रह रहे हैं। उनके लिए ये सवाल बिल्कुल 2 जोड़ 2 = 4 जितना आसान है, क्योंकि उन्होंने देखा है वो समय भी और अभी का समय भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप उस समय से तुलना ही नहीं कर सकते अभी के समय की। वो समय सच में एक अंधेरा समय था, जिसने कईयों का बचपन, कईयों का यौवन और कईयों का तो जीवन ही खा लिया। तो उससे तुलना नहीं की जाए तो बेहतर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत समय बिहार के लिए चल रहा है अभी। और जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली है राज्य की, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। चतुर्दिक विकास हुआ है बिहार का, और संभावनाएं हैं, चीजें बहुत बदल रही हैं। वो समय जो भी उस समय में रहे हैं, जिन्होंने वो दंश झेला है उस समय, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई जो व्यवस्थाएं थी उसकी, वो कभी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो समय वापस लौटे। तो उससे तुलना करना ही बेकार है। अभी का समय जी, बहुत ही शानदार है, बहुत सुरक्षा के लहजे से बहुत कुछ ठीक है। अब लोग यहाँ, बच्चे बच्चियां बाहर घूमते हैं, पढ़ते हैं। रात के 11-12 बजे भी आप किसी भी चौक चौराहे पर लोगों की भीड़ देख सकते हैं, जो कि संभव नहीं था उस जमाने में। 7 बजे तक अगर आप घर नहीं लौटते थे तो घर में चिंता की लहर दौड़ जाती थी। तो बहुत ही बदल गया है समय, और ये बहुत सुखद समय है। जी, मतलब कि गुंडा राज का और वो उस सब जो कल्पना एक मिथ्या है कि पहले से सुखद एक अनुभूति है यहाँ पर। अभी इस तरह का कोई बिल्कुल है, वो बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि माहौल जो नहीं। बाहर बैठे जी, हैं और जो मीडिया से दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वो चीजें जी, वो कयास लगाने वाली बात है। आप यहाँ रहें,
और यहाँ रह के समय बिताएं और देखें, जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे पूछें, यहाँ किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। सब जो अपने काम में व्यस्त अपना काम कर रहे हैं और सुख से चैन से एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इससे बेहतर और क्या ही चाहिए। जी बिल्कुल। एक और भी बड़ा मुद्दा है जो श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ है। यह एक कल्पना करना भी बिहार जैसे राज्यों में हालांकि असंभव था कि शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी पूरे देश में इसकी चर्चाएं चल रही है और आज भी एक इंटरव्यू उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी चेताया कि आप इसके लिए अच्छा से दृढ़ निश्चयित रहिए, काम करिए। तो आप आपके हिसाब से शराबबंदी जब से हुई, हालांकि शराबबंदी कितनी विफल हुई कितनी सफल हुई वो तो अलग अलग मीडिया हाउस अपने अपने तरीके से बताते रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप एक जो सिटिंग जो सरकार है उसके एक प्रतिनिधि हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वास्तव में यह विफल रही या सफल रही शराबबंदी? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले आपको एक चीज बताऊं कि हमारी पार्टी परिवार वाली पार्टी है नहीं, ये विचारों वाली पार्टी। यहाँ विचार से चीजें चलती हैं। मद्य निषेध एक सुरक्षित और एक सुंदर समाज की परिकल्पना के स्थापना के लिए एक बहुत आवश्यक कदम है। इसको गांधी जी से लेकर सभी महानुभावों ने मद्य निषेध हमारी संस्कृति का हिस्सा भी रहा है, इसका निषेध रहा है जी। तो मद्य निषेध, और हमारे यहाँ लोहिया जी को, कर्पूरी ठाकुर को, जेपी को, जयप्रकाश जी को, लोकनायक जी को और महात्मा गांधी को, इनके अंबेडकर जी को, इनके विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है हमें। और मद्य निषेध कहीं ना कहीं आपके चारित्रिक और नैतिक पतन का कारण बनता रहा है। तो समाजवाद को सिर्फ टेक्स्ट बुक में अगर छोड़ दें और सिर्फ बातें करें, भाषण करें, तो भाई वैसे समाजवाद आने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वो पहले नेता हैं हमारे देश के जिन्होंने समाजवाद को किताबों के पन्नों से निकालकर वास्तविकता के धरातल पर लाने जैसा उद्यम किया है, और ये बहुत प्रशंसनीय है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी राज्य के लिए ये बहुत कठोर और बहुत ही दृढ़ निर्णय होता है जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो ये बहुत सुंदर बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और रही बात सफल और विफल होने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, नियम बनते हैं, अब उसमें उसका पालन हो इसकी चेष्टा पूरा प्रशासन करता है, सरकार करती है। उसके बाद भी अगर चोर बैठा हो तो फिर आपको उसके लिए सजा मुकर्रर करनी होगी, और कोई तरीका है नहीं। वो अंग्रेजी में एक कहावत आपको पता होगी कि कहते हैं, वन कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कांट मेक इट ड्रिंक वाटर। आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते। तो तालाब तक घोड़ा ना जाए इसकी व्यवस्था कर दी गई है, और अगर जाए भी तो वो अपनी मर्जी से ही पानी पिएगा। मर्जी चलती है, मर्जी होगी, बिल्कुल विकार होगा, विकृति होगी स्वभाव में, तो आप नियमों को तोड़ना चाहेंगे। हर रोज लोग सैकड़ों नियम तोड़ते हैं। नियम तो बहुत सारे बने हैं, यहाँ खड़े ना हो, यहाँ न थूकें, यहाँ से न गुजरें, सिग्नल न तोड़ें, लेकिन हर रोज ये सारी चीजें हैं। मद्य निषेध भी ऐसा ही एक नियम है, और इसको बहुत जोर से लागू किया गया है। और इससे आप देखेंगे जब आंकड़ों में जाएंगे तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। और ये कहीं ना कहीं समाज में जो लगातार चारित्रिक पतन हो रहा था, जो चीजें हो रही थी, उन पर भी रोकथाम है। और ये ऐसा कदम है जिसका असर तुरंत दिखे, आपको तात्कालिक दिखे ऐसा नहीं है, ये दूरगामी प्रभाव होंगे इसके, और प्रभाव दिखने शुरू भी हो गए। तो एक सुखद और सुरक्षित समाज की स्थापना के लिए मद्य निषेध एक बहुत सुंदर कदम है, स्वागत योग्य कदम है, प्रशंसनीय कदम है। और इस बात के लिए हमें प्रशंसा करनी होगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। जी बिल्कुल। आपने कहा, एक चीज का जिक्र किया कि मर्जी आपकी हो तो आप करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मर्जी हो तो सीधी सी बात है कि हम कुछ गलत दिशा में कभी जाएंगे नहीं, लेकिन मर्जी तभी होगी जब हमारे पास वो चीज उपलब्ध होगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको कि उपलब्ध आप करा लेंगे। आप बहुत ज्यादा देखिए, कोई भी नियम जो बनते हैं, कोई भी चीजें जो बनती, मैंने आपको बताया 20 चीज कि सिग्नल तोड़ना भी मना है। तो सिग्नल के लिए 3 लाइटें लगी हुई कि जब रेड हो तो आगे नहीं बढ़ना है। हम रेड लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि मुझे ये तोड़ के चले ही जाना है तो तोड़ ही देगा ना।
हम यही कर सकते हैं किसी भी कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कि भाई ये कानून बना दिया, इसका पालन होना चाहिए, और जब नहीं हो रहा है, जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाए बिना लिंग जाति पद के भेद के। और ये हो भी रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये ठीक चीज है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, यही तो संदेश है। नियम तो बना ही, नियम रामायण काल में भी थे, फिर भी सीता का अपहरण हुआ क्योंकि रावण को करना था वो। तो वो रावण की विकृत मानसिकता को दर्शाता है, न कि राम राज्य की किसी कमी को। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन चूंकि समय की भी एक मर्यादा है, तो इसके बाद का मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ विमलेंदु जी की शिक्षा के प्रति सरकार कितनी सजग है। क्या शिक्षा, हालांकि कॉलेजेस काफी खोले गए हैं, काफी सारे कॉलेजेस बिहार के अलग अलग जिलों में खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं, पर क्या सुचारू रूप से उसका संचालन हो पाएगा? क्या उतने प्रोडक्शन हमारे पास टीचर्स के हैं, हमारे पास लेक्चरर्स के हैं जो कायदे से वहां पे जाके पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं? तो उस पे आपकी क्या एक नीति है? नहीं, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता है, चीजें हो रही हैं। आप देखेंगे, मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूं, अभी 2-3 साल पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बहुत सारे सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई बिहार में। और आप देखेंगे कि ये जितने भी नए लोग आए हैं, ये किसी सिफारिश या पैरवी से नहीं आए हैं, ये सब अपने मेरिट के दम पे आए हैं। और ये इतने अच्छे बच्चे आए हैं जो पढ़ाने अभी आए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के नए कैंडिडेट्स हमारे यहाँ और बिहार में सेवा दे रहे हैं अपनी। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का कि उन्होंने इतना फेयर रिक्रूटमेंट ड्राइव किया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग यहाँ आकर बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर इससे बहुत बेहतरी होगी, वो लोग अच्छा सीखेंगे। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं बहुत जगहों पे, कई पॉलिटेक्निक्स खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, और सारे जगहों पे आप किसी भी दिन, मैं तो न्योता देना चाहूंगा आपको कि आप आए और यहाँ के किसी भी पॉलिटेक्निक में चले जाएं और जाकर देखें कि वहाँ कैसे क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं और एक एक चीज का ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पटना में एक पॉलिटेक्निक है, पटना 13 में, वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित हुआ है मोल्डिंग या कास्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए। तो चीजें हो रही हैं और बहुत अच्छे से हो रही हैं, लेकिन हाँ यही है कि अब इसको दिखने में और कहने में हम प्रचार तंत्र में पढ़ के करें 2 दिखाएं 22, ऐसा नहीं है। जो काम हो रहा है वो परिवर्तन आपको दिखेंगे और धीरे धीरे दिखेंगे। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप समाज को बदलने की बात करते हैं, जब आप देश को बदलने की बात करते हैं, तो ये एक बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसका असर दिखते दिखते भी इसमें तैयारी की आवश्यकता तो है ही, जो कि सरकार से अपेक्षित और सरकार कर भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसी निर्णय पर पहुंचने के पहले धैर्य की भी आवश्यकता है। थोड़ा समय दें और देखें धैर्य पूर्वक कि क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं। तो बहुत कुछ बदला है। आप देखें, आप किसी जिले में चले जाएं, जो आप तो बिहार से परिचित हैं, और जो लोग बाहर बैठकर कयास लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूं कि किसी भी जिले में चले जाएं, सुबह के वक्त और शाम के वक्त साइकिल पर झुंड की झुंड लड़कियां विद्यालयों में जाती हैं, पढ़ती हैं। अब उनका विद्यालय जाना आसान हो गया है। आप ये छोटी मोटी बात नहीं है, हालांकि ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखिए बहुत बड़ी बात है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं के तहत ही ये संभव हो पाया है, और आगे भी इस पर काम हो रहे हैं और सब सुचारू रूप से चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम शिक्षा जगत में जैसे कि प्रसिद्ध हुआ करते थे और भी होंगे, और अपनी पुरानी परंपरा को वापस ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इससे आपसे सहमत भी हूँ कि शिक्षा का कुछ बदलाव भी, कॉलेजेस खोले गए, और निश्चित तौर पे अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसके बाद उसकी कल्पना होती है कि सबसे पहले मैं जॉब करूँ ताकि अपने घर परिवार को संभालूं। या तो हमारे बिहार में एक कहावत भी है ना कि करो नौकरी तो सरकारी, वरना बेचो तरकारी। तो एक वो मेंटालिटी भी हमारे वहां पे बसी हुई है कि नहीं, करना है तो सरकारी नौकरी करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी जगह से आते हैं जहां पर एक रसूख मिलता है जिसमें हम, तो ये सब भी बात है। तो आगे अब इसी से जुड़ा है रोजगार का भी समस्या, क्योंकि अब जब शिक्षा पे अब बात करेंगे तो रोजगार की बात होनी उचित है ही। तो रोजगार के विषय में क्या सरकार के क्या नियम है, क्या पहलू है, क्या अभी उस पर वो निर्णय लेना सोच रही है? तो
मैं अगर अखबारों को लोग रोज पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आप हर दिन देखेंगे कि बिहार सरकार में, या बीपीएससी के वेबसाइट पर चले जाएं, या किसी सर्विस कमीशन के जो भी बना है, अभी भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट चल रहा है, विभिन्न विषयों में लगातार चल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिक्ति होती है। तो सरकार के पास रिक्त स्थान जो है वो तो सीमित है, तो वहां के लिए ड्राइव चलते रहेंगे और रिक्रूटमेंट होता रहेगा, वो एक प्रोसेस है। लेकिन आप एक चीज को समझें कि रोजगार का सृजन करना एक बहुत बड़ा काम है। सरकारें रोजगार की संभावना, रोजगार के अवसर ये उत्पन्न भी कर सकें तो बहुत बड़ी बात। और इस दिशा में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम हुए हैं, खेती से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड। सरकार ने कई सब्सिडीज दी है ताकि लोग खुद पर डिपेंडेंट रहें और कुछ काम कर सके, स्वरोजगार हो। तो रोजगार की दिशा में निश्चित रूप से लोग देख ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। अब आपने अगर सोच लिया है कि नहीं मुझे यहाँ काम करना ही नहीं, तो फिर जी तो आप चले ही जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ काम करने के लिए। आप रहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं यहीं से रह के। तो वो एक माइंडसेट है हमारे यहाँ कि यहाँ पर बस 12वीं की, इंजीनियरिंग की, और उसके बाद किसी दूसरे राज्य में जाके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया जिसमें स्विमिंग पूल है, तो अब बस आपका जीवन सफल है। तो वैसे बिल्कुल। अगर अगर उस माइंडसेट से देखेंगे तब तो बहुत विफल है बहुत सारे लोग। लेकिन सिर्फ रोजगार की बात अगर करते हैं, रोजगार जो पद है, जो टर्म है, उस हिसाब से तो रोजगार के बहुत सारे अवसर सरकार ने क्रिएट किए हैं। रोजगार के बहुत सारे संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो कि हर क्षेत्र में है। कृषि के क्षेत्र में भी है, उद्यम के क्षेत्र में भी है, स्वरोजगार आप कर सकते हैं। सरकार ने तमाम सब्सिडीज घोषणा की है, और जो लाभान्वित होना चाहे उससे बेशक हो ही सकते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान है। हाँ, ये चीज जरूर लाजिम है, ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए एडुकेट भी किया जाए, क्योंकि हम जैसे लोगों का काम है, जो हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो अपने लोगों से जब संपर्क करते हैं तो उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, और उनको ज्यादा से ज्यादा जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंच सके, इसको सुनिश्चित कराना ये हमारा काम है। तो ये हमें करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हमारी टीम, हमारी पूरी टीम, पूरा जदयू परिवार इसमें लगा हुआ है और बहुत अच्छा हो रहा है काम। तो रोजगार की संभावनाएं भी हैं, रोजगार के अवसर भी हैं, और नई इंडस्ट्रीज की बात भी है, वो भी आने की। अभी इथेनॉल को लेके बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे, जो कि आने वाले समय में दिखेंगी, फलीभूत हो। जी जी बिल्कुल। इसी से मैं पिछले साल की एक बात आपको, मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था 2020 में, चूंकि विधानसभा चुनाव थे, तो लोगों को ऐसा लगा भी था उस समय कि उन्होंने कहा था कि जो भी कोरोना महामारी चल रही थी पूरे देश में, तो जो मजदूर थे जो बाहर से, सीधी सी बात है कि वहां से उनको काम रोजगार उनका खत्म हो गया था, तो वो घर को लौटेंगे, लौट ही रहे थे। और चूंकि केंद्र सरकार भी उस समय काफी प्रभावित थी और राज्य सरकार का भी समर्थन था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात कही थी, श्रीमान नीतीश जी ने, कि हम यहाँ पर आए हुए सभी मजदूरों को रोजगार देंगे, सभी मजदूरों को। हालांकि यह एक अपने आप में कल्पना करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि जितने बिहारी मजदूर बाहर अगर काम करते हैं, अगर वो बिहार में लौट जाए तो शायद एक पांव रखने की भी जगह ना बचे। मेरे ख्याल से आप इससे सहमत होंगे। तो उस पे उसके बाद फिर इस पे कितनी चर्चाएं हुई, क्या हुई, क्योंकि फिर तो वो वापस लौट ही गए अपने अपने गंतव्य को, अपने अपने जगहों पर वापस, जैसे ही कोरोना थोड़ा सा सुधार हुई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या यह सिर्फ एक विधानसभा चुनाव को के दृष्टिकोण से एक दिया हुआ किया हुआ वादा था, या वास्तव में कुछ अपनी अस्तित्व को रखता था? देखें, आपके प्रश्न में एक विरोधाभास है। एक तो कि जो लौट जी कर आए थे उनको रोजगार देने की बात थी, मैं मान लेता कि ये सिर्फ घोषणा थी। अगर वो सब लोग जो आए थे यहाँ रुकते और सरकार से मांगते कि मेरा रोजगार कहाँ है, जब जी हल्की सी स्थितियां सुधरी, पूरी भी नहीं सुधरी थी, तो जी यही जी लोग हल्की वापस भर के सुधरे। चले गए। तो जी अभी ये चले गए वापस। तो रुकना था, जी टेस्ट कर लेना था। टेस्ट करना हमारा जी काम है। हमारा काम नागरिक होने के नाते सिर्फ वोट डालना नहीं है, और नहीं हम सिर्फ वोट डालने के समय ही मांगते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी और इस जी दिशा में बहुत सारी योजनाएं बनी थी, बहुत सारी प्लानिंग थी। अगर लोग जो जी रुके उनको लाभ मिला भी। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जहां कोरोना से मरे हुए लोगों को राशि भी दी जा रही थी अच्छी खासी। तो वो जी
ये सारी चीजें हुई यहाँ पर, लेकिन अगर मजदूर यहाँ रुक जाते और पूछते कि कहाँ है हमारा रोजगार जो कहा गया था कि मिलेगा, तब हमें जवाब देना पड़ता और हम जवाब देते, अगर अगर ना दे पाते रोजगार तो। लेकिन जब कोई रुका ही नहीं, जी गया ही नहीं, जी आप किसी रेस्टोरेंट में जाके लस्सी का ऑर्डर करेंगे और बिना जी पिए जब लस्सी बन रहा है उसी समय निकल के चले जाएंगे, तो लस्सी कैसी थी, जी क्या थी, लस्सी बनी थी कि नहीं बनी थी, ये सवाल पूछना ही निरर्थक हो जाएगा। तो मुझे जी। लगता है कि अगर वो यहाँ रुके होते और रोजगार ना मिला होता, तब शायद मुझे कुछ सोचना पड़ता इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हाँ, पिछले साल की बात थी जब मजदूर लौट रहे थे तो कई सारे ऐसे थे, तो एक सवाल उनसे, क्योंकि नेशनल मीडिया ने भी इस पे काफी बवाल खड़ा किया था। एक तरह से बिहार की भी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, और बिहार के मुखिया जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी भी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई थी। और सब इसका बातें एक आप तरह समझ से ही रहे हैं। जी, बस इसी के लिए, चूंकि यह जनता देखेंगी और जनता के बीच ये जाएगी, तो उन्हें भी यह होना चाहिए था। और शायद इसका ही परिणाम था कि वह जो पुराना दौर था जंगल राज का, 90 का दशक का जो दौर था, वह अभी भी बिहार की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अगर वास्तव में वह मुख्यमंत्री महोदय से नाखुश थी, तो 2020 में उनकी वापसी भी होनी एक सवाल खड़ा बिल्कुल करती है। बिल्कुल लेकिन वापसी हुई, तो ये अपने आप में एक अच्छा बिल्कुल। संकेत देती है जी। बेशक। आगे का एक प्रश्न है कि जैसे अभी कंगना रनावत जी का एक काफी बयान आया कि 2014 में हमें आजादी मिली, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इस पे आपकी जो प्रतिपक्ष की जो पार्टी है आरजेडी की, उनके भी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी इस पे, कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए जिन्होंने आजादी दिलवाई। तो ये एक तरह का, मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयानबाजी एक हमारे केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या इस तरह का बयानबाजी सही है या इस तात्पर्य? तरीके के बयान जब भी आते हैं, चाहे किसी की तरफ से आए, और अगर हम उस पर चर्चाएं जी करते हैं या उसको पब्लिश करते हैं, तो ये दिखाता है कि हम कितने कम गंभीर हैं असली मुद्दों के प्रति। उन्होंने क्या कहा क्या जी नहीं कहा, उसमें बहुत ज्यादा पड़ गया, ऐसी कोई बहुत मुख्य बात तो कही नहीं उन्होंने। और दूसरी बात ये भी जी है कि अगर हम ये सोचे कि सचिन तेंदुलकर ने कैसा खाना पकाया या लता मंगेशकर जी ने कैसा क्रिकेट खेला, तो ये निरर्थक जी प्रश्न हो जाएगा ना, ये सोचना ही बेकार हो जाएगा। तो कंगना जी रनावत क्या पढ़ी है, क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, इसको एक जोक की तरह लिया जाना चाहिए, हंसने के लिए कहा है। बाकी हमारे प्रतिपक्ष से जो लोग हैं, वो तो बहुत समय से हंसाने का काम करते आए हैं, उसमें बहुत माहिर हैं वो तो। जी जी उनकी सलाहियत बरकरार है, ये देख के खुशी हुई मुझे। बाकी क्या ही कहूं मैं। जी और ये कोई बहुत वजन देने वाली बात नहीं है। इस तरीके के बयान ऊट पटांग कहीं ना कहीं से आते रहते हैं, मीम्स बनते रहते हैं। तो अगर उन पर जी हम चर्चाएं करें, परिचर्चाएं करें, उनको पब्लिश करें, तो ये तो ठीक नहीं होगा। ये हमारा ये दिखेगा इससे कि हम कितने कम गंभीर लोग हैं और वास्तविक मुद्दों से कितने भटके हुए। उन्होंने कहा बात थोड़ी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना कंगना रनावत का बयान, ना किसी और का प्रतिपक्ष का। ये सब चीजें तो हल्की चीजें हैं। और जो आपके पहले के प्रश्न थे, विकास के लिए क्या हो रहा है, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी, हमारा पूरा दल इन्हीं चिंताओं से ग्रस्त है और यही दिशा में काम करने के लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी बीच बीच में ऐसे हंसी के डोज मिलते रहे तो काम करने में मन लगा रहता जी जी बिल्कुल। चलिए, काफी अच्छा आपने इसको अच्छे से विस्तृत पूर्वक आपने इसे समझा भी दिया कि, लेकिन फिर भी एक चूंकि आप जनता के प्रतिनिधित्व हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो उन्होंने जो ये सवाल किया कि स्वतंत्रता हमें 2014 में जाके मिली, तो आप क्या वास्तव में, अगर इससे इससे तात्पर्य रखते हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या है। अरे वास्तव में ये 2014 में मिली? ये ये कौन नहीं जानता कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये तो सबको पता जी है। और इसके बाद जी ऐसे, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पर चर्चा करना ही बेकार है, इस पर क्या चर्चा की जाए। अब उन्होंने हंसी मजाक के जी मूड में कह दिया होगा या जो भी कहा होगा, मैं नहीं जानता उनका पर्पस क्या था ये कहने का और क्यों कहा उन्होंने ऐसा। और मैंने फिर आपको एग्जाम्पल भी दिया कि सचिन तेंदुलकर ने कैसा खाना पकाया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जी काम जी क्रिकेट खेलना है, खाना पकाना वो जानते नहीं जानते किसी को नहीं पता। वैसे ही कंगना रनौत का जी काम अभिनय करना है, अच्छी अभिनेत्री है, अवार्ड अवार्ड मिले हैं उन्हें। तो वो अगर जी अभिनय के बारे में आप उनसे सवाल पूछते तो मैं उनका प्रशंसक हूँ, प्रशंसा करता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या, अब उनसे बौद्धिक बयान क्या आया, इस पर तो बात करना ही बेकार है, वो उनका क्षेत्र नहीं है। और आदमी कई दफा बोल जाता है कुछ भी, तो उसको जोक की तरह लिया जाए और क्या। जी
अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया कुछ दिनों पहले, तो यह एक बहुत बड़ी मतलब बात है पर्यटन की दृष्टि से भी। और तो ऐसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स कुछ आने वाले हैं बिहार में, इस जो कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे। जी, पहले से हैं भी और आने वाले भी हैं। वहां पर राजगीर में कन्वेंशन सेंटर भी है, जो कि मुझे लगता है कि भारत में बहुत कम कन्वेंशन सेंटर उतने सुंदर और उतनी सुविधाओं से भरे हुए होंगे। और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है वहां, जो अपने पूरे स्वरूप में जब वो आएगा तो ऐसी आशा की जा रही है। और जो जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि अपने देश में बहुत कम जगह के क्रिकेट स्टेडियम उतने खूबसूरत हैं, इतने बढ़िया से वो बन रहा है। तो पर्यटन की दिशा में पर्यटन या क्रिकेट मैचेस होंगे और ये सब चीजों की, इससे रोजगार का सृजन भी होगा। आपके उस सवाल का भी जवाब है इसमें, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी उससे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत जगहों पे बहुत सारा काम हो रहा है। और पावापुरी में भी और सब जगह, मतलब जितने भी दर्शनीय रामायण सर्किट के ऊपर काम हो रहा है। जो रामायण को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसमें से ज्यादातर तो बिहार में ही घटी। तारका का वध हो बक्सर में, या फिर सीता जी का विवाह हो मिथिला में, या फिर अहिल्या का उद्धार हो रेविलगंज में। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमारे इसी बिहार की धरती से जुड़ी हुई हैं, रामायण की बात करें तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से रामायण सर्किट डेवलप करने की बात चल रही है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी करेगा, जो कि ये धरती हमेशा से रही है, उसकी पहचान को फिर से वैसे स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। चूंकि आप कला प्रकोष्ठ से आते हैं, संस्कृति प्रकोष्ठ से आते हैं, तो उस दृष्टिकोण में जो हमारी जो सांस्कृतिक अलौकिक धरोहर है, हमारी जो कला से जुड़े हुए लोग, जो लोक नाटक हैं, हालांकि अश्लीलता को लेकर बिहार सरकार काफी सख्त हुई है, यह हमने कुछ दिन पहले देखा भी, और यह बहुत खुशखबरी भी है, एक तरह की अच्छी खबर है ये। तो जो लोक गायकी है, लोक जो भी एक फोक फॉर्म जो हमारा है, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो नाटक में हो, और जो लोक कलाकार है उनके लिए बिहार सरकार के लिए कुछ योजनाएं या उस पे क्या वो सोच रही है इस तरह से? देखिए, कलाकारों के लिए, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं या फाइन आर्ट से, उनके लिए सबसे आवश्यक होता है कि उनको मंच मिले। और मंच मिलना जब शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उनकी पहचान बनती है, ख्याति बनती है। और बाकी सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन चाहिए कि फिल्म स्टडीज के लिए भी कुछ हो सके, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। और यथाशीघ्र ऐसा किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सके, इस पर बातें चल रही है, फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। और लगातार फिल्म कलाकारों का यहाँ आना जाना हो रहा है। तो फिल्म फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 3 साल में मैंने 5 फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हुए देखे, उनका हिस्सा रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये चीजें, और इंटरनेशनली वहाँ जापान से और बाकी देशों से भी फिल्में आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो बिहार के लिए बड़ा सुखद संकेत है। और जो कलाकार आते हैं उन्होंने भी हमेशा ये बात दोहराई है। श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, ये लोग जब भी आते हैं तो इस बात की अहमियत को बताते हैं कि एक्टिंग स्कूल होना चाहिए और तो उस दिशा में सरकार का ध्यान बेशक है। और हम लोग भी समय समय पर ये बात याद दिलाते रहते हैं और इस पर चर्चाएं होती रहती हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एक अच्छा एक्टिंग स्कूल, ड्रामा स्कूल, फिल्म स्टडीज का सेंटर अपने बिहार में देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जी। आपने काफी ईमानदारी और बेबाकी से सारे तल्ख, मृदु और मीठे सवालों के जवाब भी काफी मृदुभाषी से आपने दिया। काफी अच्छा लगा, हमें सब आपने अपना कीमती समय दिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जी। देश और दुनिया। आप सुन रहे हैं नव प्रवाह लाइव पॉडकास्ट।